खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है परदेश से देश तक, इसमें हम एक शख्स की कहानी जिसका नाम मुख्तार ज़मान है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये वैसे तो जेलम के रहने वाले हैं, जेलम से इनका ताल्लुक है, लेकिन काफ़ी अर्से से ये बरतानिया के शहर ग्लासगो में मुकीम है। अब इनका मसला ये है कि इनके कुछ केसेस वैसे चल रहे थे, इनका एक तनाज़ा था, इन्होंने एक मदरसा किसी को रन करने के लिए दिया, उन्होंने इस पर कब्ज़ा कर लिया, अदालत में मामला है। अब ये यहाँ पर अदालत में पेशी के लिए आए और मुबैना तौर पर इनकी फैमिली कहती है कि 4 जुलाई को ये इनको अगवा कर लिया गया। अब इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि जिन लोगों के साथ इनका तनाज़ा है उन्होंने ही इनको अगवा किया है। अब जिन लोगों के साथ तनाज़ा है और जिन पर इनका इल्ज़ाम है उनको पुलिस ने अभी तक हिरासत में नहीं लिया, बुलाया, पूछताछ की और छोड़ दिया। अब ये शख्स जो मुख्तार ज़मान जिसका नाम है, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये अभी तक लापता है और पुलिस का मौक़िफ़, ये फैमिली ये कहती है कि पुलिस इनको ये कह रही है कि ये शख्स खुद ब खुद कहीं पर जाकर रूपोश हो गया है, इसको किसी ने अगवा नहीं किया। पुलिस इस नतीजे पर पहुंच रही है। अब पुलिस इस नतीजे पर कैसे पहुंच रही है, जबकि फैमिली कहती है कि ये मुमकिन नहीं है, एक शख्स यहाँ पर पाकिस्तान में आया तो पाकिस्तान में वो अदालत में पेश होने के लिए आया, तो वो क्यों पेश नहीं होगा, वो क्यों खुद को रूपोश कर लेगा। अब ये एक ऐसा मुबहम सा केस है जिसका कोई सरा ना तो पुलिस अभी तक बता रही है कि क्या वाक़या है, फैमिली परेशान है, वकला जो हैं वो पुलिस के पीछे पड़े हुए हैं। अब ये क्या किस्सा है, क्या माजरा है, झगड़ा किस बात पर है, तनाज़ा किस बात पर है, अदालत में केस क्या है, ये सारी चीज़ें ज़रा इस केस के हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ हुसैन साहब मौजूद हैं जो कि अगवा, मुबैना तौर पर अगवा होने वाले शख्स मुख्तार ज़मान के करीबी अजीज़ हैं, उनके कज़न हैं। खालिद परवेज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि स्कॉटलैंड में हमारे नुमाइंदे हैं, जिन तक इन्होंने रसाई हासिल करके हम तक पहुँचे और ये प्रोग्राम हम इस पर कर रहे हैं। उसके बाद हमारे साथ अनवर आफरीदी साहब मौजूद हैं जो कि वकील हैं मुतासरा शख्स के। हमारे साथ हमारे जेलम के नुमाइंदे रियाज गोंदल साहब भी मौजूद हैं और इस सब पर कानूनी राय देने के लिए वकास अब्रेज़ खान हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले आबिद हुसैन साहब, आप ये बताइए ये तनाज़ा है क्या, किस वजह से, किस केस की पैरवी के लिए वो यहाँ पर आए थे और पुलिस इस नतीजे पर कैसे पहुँच रही है कि ये शख्स जो है वो खुद ब खुद रूपोश हो गया है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो चैनल 92 का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये हमारा जो मसला है इसे हाईलाइट किया है। तो दूसरी बात है, ये मेरा कज़न जो है ये तकरीबन 2.5 साल से पाकिस्तान गया है, ये किसी मुकदमे में इन्वॉल्व नहीं था। ये सिर्फ उसके वालिदैन जो बूढ़े हैं दोनों, और दोनों को फालज भी हो, और मेरे खालू जो है उनको हार्ट अटैक भी हुआ है, तो ये उनकी खिदमत करने के लिए गया था। तो क्योंकि इनके वालिदैन जो हैं ये वो मदरसा रन करते हैं, मदरसे के मालिक भी वही हैं, जमीन भी उन्हीं की है। तो इसकी दिलचस्पी हुई, ये भी मदरसा उनके घर के करीब ही है, तो ये भी डे बाई डे को रन करने के लिए ये भी जाता था। इससे वहां जाकर शक गुजरा है कि जो अकाउंट्स हैं उनमें कोई गड़बड़ है। तो इसने जब इन मौलवियों से कोई क्वेश्चन किया कि हाँ भाई ये पैसा आपने इधर कहाँ खर्च किया है, तो दूसरे दिन ये जो मौलवी साहब हैं इन्होंने कागज को रसीद फाड़ कर टेबल पर रख दी कि ये लो, ये नहीं उन्होंने कंटेंट शो किया, तुम होते कौन हो हमसे पूछने वाले। यहां से ये तलखी बढ़ती गई और फिर ऐसा मसला आया कि इन्होंने कहा तो तुम तो इसके मालिक नहीं हो, ये तो हमारा मदरसा है। अच्छा। और बाकी जो वो भी हमारे हैं। यहाँ से ये फिर अदालत में हम केस ले गए, मेरा कज़न जो है जी, तो ये केस तकरीबन 2 साल से ज्यादा अरसे का चल रहा है। इसी दौरान मेरे इस कज़न पर अदालत के बाहर निकलते हुए अटैक भी इन्होंने किया है, फिजिकली अटैक किया है, जिसकी अच्छा। फुटेज भी मौजूद है, और 2 दफा ये कर चुके हैं, और धमकियां भी दी है कि वापस केस लो तुम, और वरना तुम्हें और तुम्हारी वालदा को खतरनाक नताइज की भुगतना पड़ेंगे। अच्छा, ये अब 14 जुलाई को जब ये कचहरी से अभी निकला ही है, तो इसने अपने घर किया कि हाँ जी मैं घर आ रहा हूँ। करीब 10 मिनट लगते हैं वहां से आने में इसके घर में, ठीक। लेकिन आधा घंटा गुजर गया तो वो नहीं, जब घर पहुंचा तो उसने फोन किया, इसका फोन फिर बंद था। अच्छा, उस दिन से लेकर हम शाम तक तो ज़ाहिर ढूंढते रहे, इंतजार करते गए आ जाएगा। फिर जब शाम हो गई तो हमने अपने लोकल जो चौकी है, काला चौकी, काला गुजरान पुलिस स्टेशन, वहां पे जाके इसकी दरखास्त दी कि ये बंदा मिसिंग है।
फिर दूसरे दिन जाके हमने FIR दर्ज करी है इनके खिलाफ, जो मौलवी हजरात है, क्योंकि वो तो नहीं मिला था हमारा मुखालफ, तो इसके अलावा कोई नहीं बंदा जिसके साथ हमारा कोई झगड़ा चल रहा है, ठीक है, सिवाय के अलावा। तो अब तक ये जो मसला है वो यही है कि हमने तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो वजारत है उनसे भी रब्ता किया है, ठीक, RPO रावलपिंडी से भी, उन्होंने भी जब DPO जेलम को फोन किया कि हाँ भी इस मसले पर, तो ये DPO जेलम है उनका मौकफ यही है कि ये आदमी खुद ही इधर उधर हो गया जी। अब हम जानना चाहते हैं कि इन पास क्या सबूत है कि ये किस बेस पर ये कह रहे हैं। कोई आदमी ऐसे करता है जो वो होशो है, वो पागल नहीं है कि वो खुद ही चला जाएगा, उसके बूढ़े वालिदैन इतनी तकलीफ में और बाकी फैमिली भी इतनी तकलीफ में हो। जी बिल्कुल सही है। अब मैं ये जाहिर है पुलिस का मौक़िफ़ हमारे, और ये जो मदरसा है इसके बारे में रियाज गोंदल के पास मैं ज़रा पहले जाता हूँ, उनसे मालूमात लेते हैं कि हुआ क्या है, इन्होंने जो मालूमात इकट्ठे किए हैं, फिर ज़रा मैं खालिद परवेज़ साहब के पास आता हूँ। पहले तो मुझे ये बताइए रियाज गोंदल साहब, पुलिस किस बुनियाद पर ये कह रही है, आपकी पुलिस से बात हुई, किस बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि ये शख्स खुद ही रूपोश हो गया है, इधर उधर हो गया है, और जो जिन लोगों को इन्होंने नामजद किया है FIR में, पुलिस उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है अभी तक? देखिए, जो पुलिस से मेरी बात हुई है, पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने अपनी जो एजेंसियाँ हैं DPO की मुख्तलिफ एजेंसीज होती हैं, तो उसने उनसे जो रिपोर्ट ली है वो उन रिपोर्ट्स के बिहाफ पर कह रहे हैं कि ये जो बंदा है ये खुद साख्ता तौर पे साइड पे हो गया। उसकी वजह ये है कि इनकी जो ज़मीन है, जो अदारे हैं, स्कूल है, और इनके 8 जो है ना वो फ्लैट है रिहायशी, जहाँ पर ये जो मदरसे के असातिज़ा वगैरह रिहायश पजीर थे, तो उन पे भी जो बासर लोग हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो ज़रा 2-3 साल से ये अदालतों में दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, अभी तक इनका कुछ बंद नहीं रहा। पुलिस जो है वो उनके साथ तावन नहीं करती, तो इसलिए उन्होंने अब ये पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने ये ड्रामा रचाया है कि मुखालफीन पे अगवा का पर्चा करवाएंगे, और जब वो मुखालफीन पुलिस की हिरासत में होंगे तो हम जो है ये दोबारा जो अपना अदारा है, स्कूल है, ठीक है, वो जो मदरसा फ्लैट वगैरह हैं वो हम दोबारा उन पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर बंदा खुद साख्ता तौर पर भी गायब हो गया है, साइड पे हो गया है, तो हमारे अदारे जो है वो उसकी तह तक तो पहुंच सकते हैं कि वो बंदा कहाँ पे है, उसकी लोकेशन चेक की जा सकती है। वो गाड़ी समेत गायब हो गया था, तो दूसरे दिन जो है वो पुलिस को उसकी गाड़ी मिली है शहर के करीब से। अच्छा। तो ये तो सामने तो आना चाहिए, अगर उसने ये जुर्म किया है, खुद साख्ता तौर पर गायब हुआ है, लापता हुआ है, तो उसको पकड़ना चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो पुलिस का टाइम ज़ाया हो रहा है, अदारे ज़ाया जो है वो मसरूफ हैं, जो एम्बेसी है वो इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, तो बहुत से अदारे जो हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। तो अगर बंदा खुद साख्ता तौर पे भी कहीं आगे पीछे हुआ है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सामने लाना चाहिए। कि मुखालफीन है वो जरा असर सूख रखने वाले हैं, क्योंकि वो मकामी है, तो ये सारा खानदान जो है ये ब्रिटिश है, तो यहाँ पर आपको पता है कि बड़े मसाइल होते हैं, जो इधर के लोग मकामी रहने वाले हैं उनको भी जो है तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इंसाफ के लिए बड़ी ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो ये तो दूसरे मुल्क में सारी ज़िंदगी इन्होंने गुजारी है, और यहाँ पर इन्होंने बच्चों, गरीब बच्चों की जो है फलाह बहबूद के लिए, उनकी तालीम के लिए अदारे बनाए हैं। लेकिन उनके साथ आगे ये धोखा हो गया कि जिन लोगों को निगरानी सौंपी गई थी वो उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया, और तकरीबन 3 साल से ये दरबदर हो रही है। उनके घर पे जाके उन पर तशद्दुद किया गया है, कचहरियों में उन पर तशद्दुद किया गया है, और आज दिन तक उन मुल्ज़मान के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो पुलिस का जो सोच है कि शायद ये मुल्ज़मान पर दबाव डालने के लिए इन्होंने खुद साख्ता ये ड्रामा रचाया है, तो इसलिए वो जो है गायब है। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया, और अभी तक तकरीबन आज 9 दिन हो गए हैं इस वाक़े को, और पुलिस उसका सुराग लगाने में मुकम्मल नाकाम है। और कोई भी जो अदारा है जब पुलिस से रब्ता करता है कि पुलिस इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि जो इनके मुखालिफिन हैं उन्होंने इनको अगवा नहीं किया, पुलिस को इस बात का यकीन है। पुलिस का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि 2 दिन जो मुल्ज़मान नामजद हैं, 4 नामजद मुल्ज़मान हैं, और 2 जो है वो उन्होंने पहले दिन पुलिस ने हिरासत में ले लिए थे, और 2 दिन उनको अपने पास रखने के बाद छोड़ दिया। और गिरफ्तारी डाली थी उनकी? शायद ये यकीन हो गया कि ये बंदा खुद सा उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली, पूछगछ 2 दिन की है, और पूछगछ करने के बाद उनको। अच्छा, चलें एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अब तक की जो मालूमात हैं इस पर ज़रा मैं वकास साहब का मौक़िफ़ ले लूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। वकास साहब, दो बातें मुझे बताइए। एक तो ये बताइए कि जब कोई शख्स जो है वो खुद ब खुद भी रूपोश हो जाए, फ़र्ज़ कर लेते हैं पुलिस का मौक़िफ़ ठीक है, तो क्या ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि पुलिस उसको तलाश करे? क्योंकि पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि वो बंदा खुद गायब हुआ है। अब ये चूंकि बहुत बखेरा पड़ गया तो पुलिस इस बखेरे को समेटने के लिए उस शख्स को प्रोड्यूस करना क्या पुलिस की जिम्मेदारी है? एक तो ये। दूसरा, जिन लोगों को नामजद किया गया है उनको जो है वो हिरासत में लेकर पूछगछ करके छोड़ दिया गया, क्या उनको गिरफ्तार करना या गिरफ्तारी डालना ज़रूरी थी? थैंक यू सो मच असद। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जब भी कोई भी FIR जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर करवाई जाती है, आफ्टर दैट दिस इज़ क्वाइट ऑब्लिगेटरी एंड मैंडेटरी अपॉन द स्टेशन हाउस ऑफिसर, स्पेशली जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, कि वो हमारा CRPC का जो ज़ाब्ता है उसके अंदर 156 के तहत उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, उसकी इंटेरोगेशन करे, एंड फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पज़ अगर वो ये चाहता है कि जो जितने भी मुल्ज़मान हैं जो नामज़द किए गए हैं, अगर वो उनका जिस्मानी रिमांड लेना चाहता है ताकि उनसे बेहतर तरीके से तफ्तीश की जाए, अगर उनके मोबाइल फ़ोन्स हैं या कोई भी चीज़ जिसमें मतलूब है जो बरामदगी की जा सकती है, जिससे इस चीज़ का सुराग लगाया जा सकता है कि वह आया कि इन लोगों ने इसको किडनैप किया है या ये खुद रूपोश हुआ है। ना तो इस केस के अंदर इस तरह किया गया जो कि ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी है, चूँकि जब ये इन्वेस्टिगेशन की जाती है 161 की जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं, फिर उसके बाद अदालत में एक चलान बना के पेश किया जाता है या एहराज रिपोर्ट पेश की जाती है। चलान तब पेश किया जाता है कि जब कुछ बरामद हो जाए, इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ें पेश कर दी जाए, और एहराज रिपोर्ट जब उनसे कुछ भी बरामद नहीं होता। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये थी कि ये भी पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर पुलिस इस चीज़ का उनका ये वर्शन है कि ये बंदा खुद रूपोशु है, देन दिस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस कि वो इस चीज़ को साबित करे। अगर वो बरतानिया में चला गया है तो वो इमिग्रेशन में जाके उसके कोई इस तरह की दस्तावेजी शहादत पेश करे, या अगर किसी इलाके में है। यहाँ पे जो हम देखते हैं कि मॉडर्न कंट्रीज़ के अंदर हमारी जो मगरबी ममालिक है, वहाँ पे जियो फेंसिंग का एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है उस खास स्पेसिफिक टेरिटरी के अंदर जहाँ पे लास्ट टाइम वो बंदा लोकेटेड था या जहाँ पे लास्ट टाइम वो बंदा पाया गया, वहाँ पे रडार लगा के उसको इन्वेस्टिगेट और इंटेरोगेट किया जाता है। लास्ट फ़ोन कॉल किस शख्स की मसूल हुई और उस शख्स जो कि उस स्पेसिफिक टेरिटरी में था, कौन कौन सा शख्स उस शख्स के करीब, अगर इनके फ़ोन कॉल्स हैं, अगर इनका डेटा जो जिन पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है जो कि मुल्ज़िमा नामजद किए गए हैं, अगर तो वो उस स्पेसिफिक टेरिटरी में हैं, तो डेफिनेटली एक जो इनको सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये कन्फर्मेशन हो जाएगी पुलिस के पार्ट पे कि ये बार बार इस चीज़ का इंदिया दे रहे हैं कि हमने जो अपनी इंक्वायरी की और उसमें गिरफ्तारी भी नहीं की। ये आइन के भी जो है अगेंस्ट है। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन का प्रोसेस है उसको भी ड्यूली इसके अंदर फॉलो नहीं किया गया कि आपने एक बंदे की गिरफ्तारी भी नहीं डाली, उसका जिस्मानी रिमांड भी नहीं लिया, उसके कुछ बरामदगी भी नहीं की, ना जियो फेंसिंग का इस्तेमाल किया, और फिर आपने सिर्फ और सिर्फ एक अपनी स्टेटमेंट अपना अलामिया जारी कर दिया पुलिस की तरफ से कि ये बंदा रूपोश हो चुका है। सही है, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे खालिद परवेज़ साहब एक चीज़ मुझे ये बताइए, अच्छा इससे पहले जो मैंने दूसरा सवाल आपसे किया था वकास साहब, वो ये कि क्या जिन लोगों को नामजद किया गया है FIR में उनको पुलिस ने हिरासत में लेना ज़रूरी है? जी देखिए, जिस भी शख्स को आप नामजद करते हैं FIR के अंदर, उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उनसे इंटेरोगेशन की जाती है। हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है CRPC, उसके अंदर ये चीज़ लिखी गई है, आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, आपने इल्ज़ाम को प्रूव कैसे करना, डेफिनेटली यू हैव टू प्रूव द मैटर। उस पर गिरफ्तारी डालेंगे, फिर अदालत में जाके उसका जिस्मानी रिमांड जो कि IO अप्लाई करेगा, अदालत उसका जिस्मानी रिमांड देगी, और फिर पुलिस को ये इस्तकाक होगा कि उस जिस्मानी रिमांड पे डेली बेसिस पे वो जो भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं अपने डेली जो रोज़ नामचा है उसके ऊपर लिखें कि आज मैंने इस मुल्ज़म से ये बरामदगी की, ये सही इंटेरोगेशन की, और जो उससे सवाल किए जाते हैं उसके बदले में वो जो जवाब देता है। ये कानून के अंदर नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी की बातें करते जाओ, अपनी मर्ज़ी के सवालात, अपनी मर्ज़ी के जवाबात, उस पर जम्पशन पे लॉ बेस नहीं करता, बल्कि लॉ एक आपकी क्रिस्टल क्लियर वर्जन और आपके दस्तावेजी शहादत पे बेस करता है। ठीक है, अच्छा मुझे अब खालिद परवेज़ साहब एक तो ये बताइए, कितने अरसे से ये साहब जो हैं मुख्तार ज़मान साहब जो मुबैना तौर पर अगवा हो चुके हैं, ये कितने अरसे से वहाँ पर बरतानिया में मुकीम है, और क्या ये ब्रिटिश नेशनल भी हैं, इनके पास नेशनलिटी भी है, और क्या एम्बेसी वगैरह जो है वो इन्वॉल्व हुई हैं इसमें? जी असद भाई शुक्रिया। ये जो मुख्तार ज़मान में पिछले 50 साल से ये यहाँ पर UK में है और ब्रिटिश नेशनल है, उनके भाई भी इधर ही हैं। बाकी इनका ये है कि
शुरू से इनका जो वालिद मोहतरम थे, उन्होंने मदरसा वहाँ पर बनाया, और तो प्रॉपर्टी जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, वो जो मौलाना साहब जिनको उन्होंने शुरू में रखा उनको रिहाइश दी, और जब इनके वालिद साहब फालिज हो गया उसके बाद ये पाकिस्तान में गए जरा उनकी लुक आफ्टर करने के लिए। वालदा उनको भी हार्ट अटैक उनके वालिद को हो गया, तो उस दौरान ये सारा वाकया पेश है जब इन्होंने इन्वॉल्वमेंट की उनके एडमिनिस्ट्रेशन मामलात में, तो उसके बाद ये सारे मामला शुरू हुए। अभी जिस तरह के हमारा प्रोग्राम प्रदेश देश था कि पूरे यूके में बहुत मशहूर है, जो भी लोगों के मिसाइल होते हैं हमारे साथ रब्ता करते हैं, तो ये साहब कल गवर्नर साहब चौधरी सरवर साहब के पास गए थे, तो वहाँ इन्होंने अपनी जो है से बताया कि ये हमारे सर वाकई पेश आ गए, तो ज्यादा हो गए हैं कि हमारा भाई है जो इनको अगवा कर लिया गया, तो हम परेशान हैं। तो इन्होंने फिर मेरे साथ भी रब्ता किया कि जी 92 न्यूज का बहुत सारा हमने सुना है कि लोगों के मिसाइल हल हुए, तो इन्होंने कल मेरे साथ रब्ता किया, तो मैंने इन्हें कहा कि आप चल फोरम करते हैं आपके ऊपर। तो ये असल भाई बेसिकली ये जब भी एक ओवरसीज पाकिस्तानी उनके मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है और हाई कमीशन भी इन्वॉल्व है, इधर चौधरी सरवर साहब के पास भी आए हैं, जब उनको पता चला कि हर तरफ मायूसी है, पुलिस जो प्रॉपर तावन नहीं कर रही, बजाय तावन करके इनको ही हरासा कर रही है कि ये वो आपका बंदा हुआ हुआ है, और पुलिस समझती है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जिस तरह के उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता जो कि हमारे पाकिस्तानी उनके अंदर होता है। तो अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब कहाँ जाएं। तो ऐसे हालात में ये हमारे पूरा प्रदेश देश में भी अभी जिस तरह के लेके आए ना, तो अब ये कहते हैं कि अगर पुलिस अगर का फेलियर है कि अगर वो अब 2 हफ्ते से ज्यादा टाइम हो चुका है, हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, अगर ये नहीं कर सकते तो हम जो है अपनी चीफ से रिक्वेस्ट करते हैं और प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि ISI है वो इस केस को अपने हाथ में ले, वो हैंडल करे। तो ये इनकी उम्र कितनी है मुख्तार जमान की? 54 ईयर, तकरीबन 54 साल है। 54 ईयर्स, ठीक है, राइट। अच्छा, अब मुझे अनवर आफरीदी साहब, ये आप अभी तक आपने कार्रवाई क्या की है और पुलिस क्यों नहीं सेटिस्फाई कर पा रही है आपको? आपने जो है वो इस केस में जाहिर है एक FIR दर्ज करवाई, कुछ लोगों को नामजद करवाया, उन नामजद लोगों को जो है वो पुलिस ने हिरासत में लेकर फिर छोड़ दिया, तो अब तक आपने क्या कार्रवाई की है वकील के तौर पे? सर मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी साथ बताता जाऊं, थोड़ा से मेरे भाइयों ने बता दिया। ये मदरसा नहीं था, अल सकीना एजुकेशन वेलफेयर स्कूल बनाया था। सकीना इज द नेम, ये इसका नाम है वालिदा का, मुख्तार जमान के वालिदा का नाम है सकीना। ये बशीर जमान जिसका दूसरा भाई है, उसकी जमीन थी, वहां पर इन्होंने 32 कमरों का एक स्कूल बनाया पहली बार। 9 क्वार्टर निसार जमान के थे, वहां पर क्वार्टर बना दे, जिसमें से ये 4 बंदे जो नाजुक थे जिसका नाम था गजनफर, करामत, आजम और विब्रार, इनको उन क्वार्टरों में एज टेनेंट रखा, एज किराएदार रखा, और साथ उनको ये बताया कि स्कूल की खिदमत भी करो। इस दौरान जब ये इनको बाहर से ग्लासगो से बरतानिया से फंड इकट्ठा के 5 लाख से लेकर 20 लाख रुपए महीने के भिजवाते रहे फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, स्कूल के यतीम यसीर बच्चों के लिए। यहाँ पर उनको कपड़े भी दिए जाते थे, खाना भी दिया जाता था, और कोई किसी किस्म का फीस नहीं लिया जाता। इन द ईयर 2017 जब जमान साहब वापस आ गए तो उन्होंने जब स्कूल की हालत देखी तो वो इतने डिटोरेट हो चुकी थी कि वहां पर लैपटॉप भी गायब थे, जनरेटर भी गायब था, और काफी और सारी चीजें थी, और स्टूडेंट जो थे वो बिल्कुल उनके स्टैंडर्ड जो थे वो बिल्कुल ऐसे स्टैंडर्ड थी जो कि फार फ्लंग एरिया जो गांव के होते उसके स्कूल का भी स्टैंडर्ड ऐसे जैसे का हो गया था। इन्होंने एक ऑर्डर करने की चार्टर अकाउंटेंट भेजा, उनको मारा पिया गया। अजी जमान साहब खुद गए, उनको मारा पीटा गया, रिजल्टिंग विच इन्होंने एक फेक मुकदमा कर दिया तकमील मुख्तस का, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, और उसमें हमने दावा कर दिया कि जमान साहब ने ये क्वार्टर हमें 10 लाख रुपए में बेचे फलान। वो मैंने इसका केस फिजल आउट करा दिया और वो केस उसका खत्म हो गया। फिर उन्होंने स्टे ले ली थी सकीना के भी और क्वार्टर की, वो भी मैंने फिजल आउट करके खत्म हो गया। अपील भी गए, अपील भी उनका डिसमिस हो गया। जो बड़ा मसला था, जो इमीडिएट मसला अगर ये हुआ था, इन द मंथ ऑफ रमजान उन्होंने कोई पंफलेट इशू किया है जो कि बैरून ममालिक में और पाकिस्तान, दरून पाकिस्तान में उन्होंने तकसीम किए, और उसमें यह लिखा कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, मटेरियल की जरूरत है, फंड की जरूरत है, और इस अल सकीना एजुकेशन वेलफेयर स्कूल में एक गर्ल्स कॉलेज भी है और यहाँ पर जियाउल कुरान भी है। हालांकि ये दोनों चीजें बिल्कुल सिरे से नहीं है,
ये रजिस्टर भी नहीं हुआ अभी तक ये स्कूल। हमने जाके केस चैरिटी की मुहिम चला दी उन्होंने, MI, DPO, DCO सबको, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया। रिजल्टिंग विच मैं कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने कुछ नहीं किया। देन फिर मैं चला गया जी हाई कोर्ट में। जस्टिस शाहिद अब्बासी साहब ने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस लेते हुए पर्चे का ऑर्डर किया। वो पर्चा हो गया हमारा 28/5/2019 को, जिसका इनको गम तक के बाद पर यह पर्चा हो गया। तो जिस दिन ये मुख्तार जमान 4 तारीख को अदालत में पेश हुए तो मैं उसके साथ था। उस दौरान चूंकि हड़ताल थी तो हम अंदर तो नहीं गए, लेकिन बाद तक मैं इसके साथ गया। 10:30 बजे फिर मैं पिंडी इस्लामाबाद आना था, मैं फिर वापस आ गया। 2 बजे फिर मुझे इतला मिल गई कि जी मुख्तार जमान आपके पास है। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। अभी जो मैंने काम कर दी मैंने ये कर दिया, फौरन इनकी मिसेस के थ्रू, आलिया के थ्रू मैंने उसको डिक्टेशन दे दी टेलीफोन पे, और ये FIR नंबर 280 अंडर सेक्शन 365 ये मैंने रजिस्टर करवा दी अगेंस्ट ये जो 4 नाम मैंने लिए, गजनफर, करामत, आजम और इब्रार, इनके खिलाफ ये मैंने FIR दर्ज कर दी। अब इस FIR को जो दर्ज कराई 365 का जो हो गया, ये पुलिस का जो वर्जन है मुझे इसका नहीं पता। हमारे DPO इज एन एंटायरली ऑनेस्ट पर्सन एंड अ वेरी वेरी डेलिकेटेड पर्सन। हम उसके पास गए, ही वॉज वेरी एक्सटेंडेड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू अस, लेकिन इसके नीचे वाला स्टाफ जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली चूंकि ये इन उर्दू भी नहीं बोल सकते और वो अंग्रेजी समझ नहीं सकते, ये सही जुबान में उर्दू भी नहीं हुआ ताकि अपने आप को एक्सप्लेन करें, तो जगह जगह पे मैं इनके साथ जाता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है अपने DPO से, जेलम से, कि बराए मेहरबानी RPO साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है, वजीर आला से भी रिक्वेस्ट है, जितने भी एजेंसी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस बंदे को रिकवर कर दें। और ये जो मुलजमान है जो कि दंदनाते फिर जो नाजायज कब्जे किए हुए, जो उनका स्टे भी खत्म हो चुके हैं, अपीलें भी रिजेक्ट हो चुकी है, उसके बावजूद भी हमारी कोई मदद नहीं करी, क्योंकि वो जो पम्फलेट है हमने सुना कि जो फंड इकट्ठे कर रहे हैं सकीना अल सकीना के नाम पे, ये न किसी तरीके से भी अल सकीना के मेंबर भी नहीं है। ये फंड इनके बैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये शेयर कर रहे हैं। इस डर और खौफ की वजह से हमने जाके दरखास्तें दे दी सब जितने भी एजेंसीज हैं कि ये कल सकीना का नाम आएगा और हम पकड़े जाएंगे, बराए मेहरबानी इन लोगों पर नजर रखो। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा एक्सेप्ट द ऑनरेबल हाई कोर्ट रावलपिंडी। उन्होंने हमारी मदद की और उनके खिलाफ पर्चे का ऑर्डर कर दिया। उस पर्चे के गम की वजह से इन्होंने आगे पीछे कर दिया मुख्तार जमान को। ठीक है, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद वापस आकर इसके मजीद पहलुओं पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद। इजाज़ आलम साहब बहुत शुक्रिया। ये एक कहानी एक 54 साला शख्स मुख्तार जमान साहब हैं, ये बरतानिया से अपने केसेस की पैरवी करने के लिए यहाँ पर आए। इनका एक ट्रस्ट था जिस पर मुबैना तौर पर कुछ लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है। एक वेलफेयर स्कूल इन्होंने बनाया हुआ है। वहाँ उसकी जब ये केसेस की पैरवी के लिए आए तो कचहरी से निकलने के बाद मुबैना तौर पर इन लोगों का दावा फैमिली का कि उन्होंने इनको अगवा कर लिया, अगवा हो चुके हैं। लेकिन FIR दर्ज हुई, पुलिस ने अभी तक किसी शख्स की गिरफ्तारी नहीं डाली। पुलिस ने 1-2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछगछ करके छोड़ दिया, क्योंकि ये लोग ये समझते हैं कि वो बासर लोग हैं, ताकतवर लोग हैं। और उसके बाद फिर अभी तक पुलिस ये मौक़िफ़ इनको दे रही है कि वो बंदा खुद रूपोश हो गया है, उसको किसी ने अगवा नहीं किया। जबकि अगर वो खुद रूपोश हो गया है तो जो है उसको प्रोड्यूस भी नहीं किया। तो 54 साला बरतानवी शहरी पाकिस्तान में जेलम के इलाके में आकर गायब हो चुका हुआ है और फैमिली जो है वो सफ़र कर रही है। इजाज़ आलम साहब जी, अस्सलाम वालेकुम जी भाई साहब। अच्छा, पहली बात तो ये है कि डेफिनेटली क्योंकि बरतानी शहरी है, इन्होंने यहाँ के उनके सफारत खाने से भी रब्ता किया होगा। तो दूसरी बात यह है कि ये काइंडली अगर मुझे वो थाना बता दें और कि किस जगह का ये वाकया है, तो मैं उस पे उसको उससे फीडबैक ले सकूं। वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स है या जो वहाँ के DSP, इनके वकील और कज़न दोनों हमारे साथ हैं। जरा खुद ही आपको बताते हैं कौन सा थाना है और क्या है। अनवर आफरीदी साहब जरा बता दीजिएगा थाना कौन सा है, कहाँ पर ये मामला चल रहा है। सर ये थाना सदर है जेलम कैंट जी, जेलम सदर जी जेलम का इलाका काला गुजरा, वहाँ का वो रिहायशी है। जरा काइंडली जी बोलिए। ये पुलिस स्टेशन है सदर, पुलिस स्टेशन सदर
डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जेल जेलम जी ठीक हो गया, ठीक जी हो गया। डिस्ट्रिक्ट जेलम। तो ये कितनी देर का वाकया है? ये 4 जुलाई का वाकया जी। ये 4 4 जुलाई का अभी- 4 जुलाई का जी। तो अभी तक आपकी FIR नो नहीं प्रोग्रेस सो फार सर। FIR इनकी हो गई है जी, FIR हो गई है सर। किसी FIR को गिरफ्तार नहीं किया गया किसी को गिरफ्तार नहीं जी। है। काइंडली अगर मेरा नंबर यहाँ से ले लें प्रोड्यूसर साहब से, जी। और मुझे अगर ये चीजें व्हाट्सएप कर दे तो मैं इंशाल्लाह आपको कल सारी इस पे तफसील दे सकूंगा। चलें अनवर आफरीदी साहब, आपको अभी प्रोग्राम जी, के ठीक है बाद सर, हम ठीक है अभी आपको दे देते हैं नंबर इनका मिनिस्टर साहब का, आप इनको चीज़ें व्हाट्सएप कर दें। हमें बड़ी उम्मीद है कि जिस तरह से एजाज आलम साहब बड़ा एक्टिवली और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं तो ये आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। एजाज आलम साहब बहुत शुक्रिया जी, ठीक आपका। हम चूँकि आपने वादा कर लिया इस मसले को में खुद इन्वॉल्व होने को, हम उम्मीद करते हैं कि ये आप इसमें पर्सनली इंटरेस्ट लेकर इसको देखेंगे, ताकि कम से कम जो पुलिस से शिकायत हैं या इन लोगों को ये लगता है कि मसला हल नहीं हो रहा, कम से कम वो तो हो जाए। ये जो है कम से कम इन लोगों की ये शिकायत तो दूर हो जाए। अब खालिद परवेज साहब, ये मैंने आपसे पहले पूछा था कि क्या सफारत खाना भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है, क्योंकि आपने बताया कि 54 साल उनकी उम्र है, बरतानवी वो शहरी हैं, एक ज़माने से वहाँ पर वो रह रहे हैं, तो ये कितना सीरियस मैटर है और क्या आपके ख्याल में उतना सीरियसली यहाँ की पुलिस ले रही है? क्योंकि बरतानवी शहरी पाकिस्तान में आकर अगर लापता हो जाए तो जाहिर है बरतानिया में भी उस पर तशवीश होगी। क्या जितनी तशवीशनाक ये बात है उतना संजीदा यहाँ पर पुलिस ने लिया है इसको? जी असद भाई, पुलिस ने बिल्कुल उतना संजीदा नहीं लिया। जब कुर्सी पाकिस्तानी कोई जाके पाकिस्तान में गुम हो जाता है तो जो ब्रिटिश जो कॉन्सुलेट है वो इसमें फुली इन्वॉल्व हो जाती है। यहाँ जो बरतानिया में जो हमारा अदारे हैं ये भी राब्ता करते हैं ये वज़ारत खारजा से। तो अब जिस तरह के ओवरसीज पाकिस्तान में स्पेशली मसला है, जो वहाँ का मसला है, इस हवाले से पुलिस का किरदार जो बिल्कुल ही अफसोसनाक है। जिस तरह ये अभी परेशान है, ये गवर्नर साहब से मिले हैं, अभी ये प्रोग्राम इनका ये भी है कि मिनिस्टर यहाँ के जो होम मिनिस्टर है उनसे भी बात करेंगे जाके, बरतानिया के वो भी इन्वॉल्व हों, पार्लियामेंट में भी जाए। तो कल सरवर साहब से भी इनकी मुलाकात हुई है, चौधरी सरवर साहब से भी मुलाकात हुई है, मगर इन सब के बावजूद अभी जो कोशिशों के बाद अभी पता चलेगा कि किस हद तक इनकी हेल्प होती है। और क्या वो जिस तरह लास्ट में आपने वो हम केस किया था वो बच्चे वाला, वो बाद में उसका स्टर्लिंग का मसला जो बच्चा हुआ था वो हमारे प्रोग्राम के बाद वो मसला हुआ था। जी, उम्मीद करते हैं ये मसला भी हल हो जाएगा, उम्मीद करते हैं ये मसला भी हल हो। अच्छा, अब ये ज़रा मुझे आबिद हुसैन साहब, ये कितने की प्रॉपर्टी है जिस पर इन लोगों ने कब्ज़ा किया, और क्या ये किसी एक शख्स की कार्रवाई है जिसने कब्ज़ा किया है कि ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? और ये जब आप 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया यहाँ पर खर्च करने के लिए भेज रहे थे तो आपने अपना कोई करीबी रिश्तेदार, कोई अजीज़ मुकर्रर नहीं कर रखा था कि जितने पैसे हम भेज रहे हैं वो यहाँ पर खर्च भी हो रहे हैं लोग पे कि नहीं? जो लैपटॉप्स भेजे हैं वो यहाँ पर लगे भी, इंस्टॉल भी हुए हैं या नहीं, या यहाँ की हालत कैसी है? कोई करीबी अजीज़ इसको देखभाल के लिए मुकर्रर नहीं था? नहीं, जमीन तो बहुत सारी है। जहां तक पैसा भेजने का तल्लुक है, वो जो मेरे खालू हैं वो बहुत मजहबी रुझान रखते हैं और वो दिल के बहुत साफ है। अच्छा जी। तो अरसा वो वहीं पे वो ही होते थे, और इन्होंने इन उलमा और मेरे जो खालू हैं इनका जॉइंट अकाउंट था ताकि डे टू डे रनिंग करनी है। इस तरह इन्हें इन लोगों को मौका मिलता रहा है कि पैसे को खुर्द बुर्द करने का। अच्छा, जहां तक आप अभी मिनिस्टर साहब से बात कर रहे थे और मैंने यहाँ गवर्नर चौधरी सरवर साहब भी बात की, उन्होंने मेरे सामने RPO रावलपिंडी को फोन किया था, लेकिन जो जेल अब जाहिर है कि जो दूसरे अदारे हैं दूसरे शहरों से जब वो इंक्वायरी करते हैं तो वो जेल पुलिस से ही पूछते हैं जी। लेकिन जेल पुलिस जो जो आप अभी सुन रहे थे अफरीदी साहब से भी, कि उनका एक ही जवाब है, ये बंदा खुद रिपोर्ट हो गया है। अब अगर कोई भी ने ये जो मिनिस्टर साहब भी बात कर रहे थे कि मैं इसमें हिस्सा लूंगा या इंटरेस्ट लूंगा या मैं कोई एक्शन लूंगा, तो जब ये पूछेंगे जेल से, पुलिस से, तो उनका भी यही जवाब होगा। मुझे यकीन है कि वो यही जवाब देंगे, जी ये बंदा तो खुद गायब हो गया है। अब आप मुझे ये बताएं कि एक होशो आवास रखने वाला जो खुद वालदैन की खिदमत करने के लिए गया है, उसके वालदैन बीमार हैं, उम्र सीधा है,
वो कैसे खुद अपने आप को रिपोज कर सकता है, और हाँ। वैसे भी उसका कोई और रिश्तेदार या कोई करीबी और खास तौर पे जब उन्हें जब उर्दू भी नहीं आती तो वो कैसे गुजारा कर रहे होंगे रूपोश है कि वो तो किसी से खाना नहीं शायद खरीद सकते अंग्रेजी बोल के, तो वो कैसे उस इलाके में रूपोश होंगे? ये बात तो ठीक है आपकी। अच्छा, मैं जो बातचीत हुई है हमारी मुख्तार जमान साहब के वालिद साहब से, वो जरा सुनवा देते हैं कि मुख्तार के वालिद साहब इस पर क्या राय रखते हैं, जरा सुनिए। इन्हों पीरखाने के थ्रू आए, कहने असीं तुहाडी मदद करांगे, हेल्प करांगे, इन्होंने मुलाजम रख लिया, क्वार्टर दिते इन्हों किराए का, जल्द रजिस्ट्रियां बना के अखीर सानू धक्के मारे। उसके बाद बेटा आया, मेरी बहू के उपर इन्होंने नाजायज़ 182 का परचा कराया, जज हुण फैसला नहीं दे रहा, वो भी कराया सी। सानू जी है कि अल्लाह ताला करे इन्होंने हिम्मत देवे बाकियां नूं कि साडे बच्चे नूं बरामद करन, तां जो घर आके सुकून नाल काम करे, शौक नाल। बरतानिया लोग लखां पाउंड खर्च करके जाते, ये बरतानिया छड़ के आया, ताकि असी साड़ी मदद करे, वालदैन दी से कोई मदद करने वाला नहीं, मतलब कोई सुनवाई नहीं साड़ी। बच्चा आपका कहाँ से अगवा हुआ है? तारीख पर गया था, कल जाते तक उसका फ़ोन आया, ये करता है मैं रोटी शोटी पक जाएगी, वो जाते की बाद फिर उसे पता नहीं लगा था, कोई खबर नहीं आई। 2 बजे मैं इन्होंने कोर्ट स्टेशन हाई कोर्ट इन्होंने फ़ोन किया, मेरा एक बुज़ुर्ग आदमी जिनका मौक़िफ़ ये है कि उनका 54 साला बेटा, लोग बरतानिया जाते हैं पाउंड खर्च करके, पैसे खर्च करके वो शख्स अपने वालिदैन की मदद करने के लिए यहाँ पर आया, तो क्या वो अगवा होने के लिए आया होगा? ये एक बूढ़े आदमी की रुदाद उनका आपने सुना है। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अब वैसे तो वकास साहब, अनवर आफरीदी साहब ने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने बताया और बड़ी एफर्ट्स उन्होंने किए हैं इन केस में, और अब से नहीं बल्कि जब से इनके मामला चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप समझते हैं कुछ चीज़ों में कि आप सजेस्ट करते हैं कि क्या मज़ीद रास्ता अख्तियार किया जा सकता है कानूनी तौर पर? जी बिल्कुल, देखिए अफरीदी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इस पर रोशनी डाली, लेकिन अगर फर्दर ये लोग जो हैं पुलिस वाले स्पेसिफिकली जो आईओ हैं जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं मैटर को, अगर तो वो इसका जिस्मानी रिमांड नहीं लेते और इनके साथ इस तरीके से तावन नहीं करते, मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं करते, तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 9 है, डेट प्रोवाइड्स द लिबर्टी ऑफ लाइफ एंड राइट टू लाइफ टू एवरी इंडिविजुअल ऑफ पाकिस्तान, जो कि हमारे पाकिस्तान के आइन के अंदर लोगों के फंडामेंटल राइट्स है पाकिस्तान के अवाम के। तो अगर किसी की लिबर्टी ऑफ राइट या किसी की राइट टू लाइफ को इन्फ्रिंज किया जाए, दैन दे हैव liability and remedy under the Constitution of Pakistan to file the writ petition under Article 199 of Constitution of Pakistan, कि वो आईन पाकिस्तान के तहत 199 की रिट पटिशन जो कि हाई कोर्ट के अंदर फाइल करे, हिबियस कॉर्पस। हिबियस कॉर्पस की ऐसी एक रिट पटिशन है कि जिसके अंदर जो जस्टिस साहिबान हैं वो डायरेक्शन देते हैं लोकल पुलिस स्टेशन को टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ पर्सन बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, कि उस शख्स को कि जिसके लिए ये हिबियस कॉर्पस की रिट पटिशन 199 के तहत फाइल की गई, उसकी बॉडी को कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाए। चूँकि इसकी जो एक प्रॉपर डिटेंशन थी वो नहीं की गई, किसी भी प्राइवेट पर्सन ने या किसी भी पुलिस ऑफिसर ने अगर इसकी इलीगल डिटेंशन की है तो उसकी बॉडी को अदालत में पेश किया जाए। जब अदालत, चूँकि ये अब 199 में कैसे जा सकते हैं, क्यों जा सकते हैं, 199 में हमेशा हम तब जाते हैं जहाँ पे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। चूँकि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी शख्स को तहफ़्फ़ुज़ देना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर स्टेट के अंदर किसी भी जगह पे पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स किडनैप होता है या किसी शख्स की बॉडी को इलीगली डिटेन किया जाता है, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन रिट पटिशन है उसके तहत ये अदालत में जाएँ और अदालत वहाँ पे हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, हमारे उस जो कि जिस भी ज़िले में है वहाँ पे SP इन्वेस्टिगेशन को तलब कर सकती है, IO को तलब कर सकती है। और हमेशा इस चीज़ के साथ एक परसेप्शन अटैच की जाती है कि जब भी हम कोई भी मुद्दा, कोई भी केस या काज हाई कोर्ट में लेके जाते हैं और जस्टिस साहबान की तरफ से डायरेक्शन दी जाती है,
तो इन पे भी हादसा दबाव आता है और इनको केस के डिस्पोजल की तरफ बढ़ना पड़ता है। अपनी इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन को बेहतरी की सतह पे लाते हैं और लोगों को रिलीफ पहुंचाते हैं। एक ये इनके पास है, और अगर ये समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन प्रॉपर्ली नहीं की जाती और कल को ये एहराज रिपोर्ट बना के 169 के तहत अदालत में पेश करेंगे तो ये प्राइवेट कंप्लेन में भी जा सकते हैं, जिसे हम इस्तगासा कहते हैं। और ये मजिस्ट्रेट की निगरानी में प्राइवेट कंप्लेन के तहत अपना जो मामला है वो मजिस्ट्रेट की निगरानी में इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकते हैं, अपनी इंटेरोगेशन भी करवा सकते हैं। और इसका बेहतर नतीजा, चूँकि जिस तरीके से जो केस के अभी स्पेसिफिक और प्रेजेंट हदो हाल हैं उसके तहत तो इस केस में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और डेफिनेटली आगे जाके देखिए हमारे जो लॉ के अंदर एक परसेप्शन है कि बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज बिस्टो टू द अक्यूज्ड पर्सन, और इसमें प्रोसिक्यूशन में ज़रा भी डेंट हो चुके। पैक्स कोर्ट की एक जजमेंट है, प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट डेंट एंड सस्पेक्ट्स। तो यहाँ पे तो प्रोसिक्यूशन ने किया ही कुछ नहीं। यहाँ तो प्रोसिक्यूशन डाउट डेंट्स क्या, यहाँ पे तो बड़े बड़े लूप होल्स और गड्ढे हैं, यहाँ पे तो बरामदगी नहीं की गई, यहाँ पे तो इंटेरोगेशन नहीं की गई। तो डेफिनेटली जस्टिस डिफीट होता नजर आ रहा है, और इसलिए डिस्पेंशन ऑफ जस्टिस के लिए ज़रूरी है। एक तो ये मुतलका फोरम है, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, प्राइवेट कंप्लेन में भी जा सकते हैं, ताकि स्टेट की मशीनरी को, स्टेट के इन्वेस्टिगेटिंग इंस्टीट्यूशंस को ये इसके अंदर फुर्तीली लाएं, इसको सेलिब्रेट करें इसकी स्पीड को, ताकि इनके साथ जो मामला है वो अच्छे तरीके से तय किए जाएं। अच्छा अनवर साहब, अब आपको क्या रास्ता नज़र आ रहा है? अब आप क्या करेंगे? जो आपने FIR तो करवा दी, लेकिन आप अब जाहिर है आबिद हुसैन साहब भी कह रहे हैं पुलिस ने किया नहीं, अब क्या करेंगे अफरीदी साहब? सर मेरे भाई ने बहुत अच्छी तरीके से ये रेट कर लिए। ये जो कुछ कह रहे हैं कि आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत ये ऑलरेडी मैं कर चुका, उससे 15 तारीख है, नंबर 1। नंबर 2 ये सर कि प्राइवेट कंप्लेंट भी मैंने तैयार कर लिए तकरीबन, लेकिन मुख्तार जमान तो आ जाए ना किसी तरीके से, कहीं पता चल जाए तो उसके बाद ये मैं सारे प्रोसीजर करूँ। लेकिन सब चीज़ों के बावजूद भी सर मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि हमारी इन्वेस्टिगेशन लोकल पुलिस है, हमें कोई तवक्को नहीं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन ये फेयरली कर रही है, क्योंकि ये जो प्रपोज्ड एक्यूज है बल्कि नॉमिनेटेड एक्यूज है, उनके काफी सारे रिलेशन जो है ना पुलिस में, और उनको कवरेज उनको दे रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हमने RPO साहब को रिक्वेस्ट की थ्रू ब्रिटिश कॉन्सुलेट आल्सो कि जी RPO के बताए इनके RAB रीजनल इन्वेस्टिगेशन बोर्ड RAB जो है ना हमारी इन्वेस्टिगेशन कर ले। राइट। और इसमें एक और चीज भी सर बताता जाऊं कि मैं मिसिंग पर्सन कमीशन में भी गया हूं, वहां पर भी मैंने एक एप्लीकेशन सबमिट कर दी और वहां पर भी उनको ये नोटिस मिला हुआ है। तो होपफुल इंशाल्लाह कुछ ना कुछ रिजल्ट इसका निकल आएगा। मुझे आखिर में रियाज गोंदा साहब ये बता दें कि ये जो आप शुरू में बात भी हुई कि पुलिस को अगर कोई शख्स खुद रूपोश भी हुआ है तो उसको प्रोड्यूस करना चाहिए, क्या पुलिस के पास, जेलम पुलिस के पास की ये कैपेसिटी है कि उसके पास कि वो लोकेशन को ट्रेस कर सके, मोबाइल से लोकेशन को ट्रेस कर सके? ये मुमकिन नहीं है कि अगर कोई शख्स खुद ब खुद रूपोश हुआ है, उसने एक मरतबा भी फ़ोन को ऑन ना करके किसी से रब्ता ना किया हो, अपनी फैमिली से, अपनी अहलिया से, क्या फ़ोन रिकॉर्ड्स के ज़रिए से पुलिस चेक करने की कोशिश कर रही है? पुलिस की ये कैपेसिटी तो है ना जेलम पुलिस की कि वो किसी शख्स को ऐसे ट्रेस कर सकती है? जी बिल्कुल, पुलिस के पास बहुत सी सहूलियात हैं। अगर वो उसको ढूंढना चाहे तो मेरा ख्याल में कोई 1-2 दिन ही लगते हैं, और हमें हर रोज़ यही कहा जाता है कि आज शाम तक जो है हम किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे और मुख्तार जमान जो है वो आपके सामने होगा। लेकिन ये बात सुनते सुनते तकरीबन आज 9 दिन हो गए हैं। अगर पुलिस उसको ढूंढना चाहे, ज़िले के जो बाहर कैमरे लगे हुए हैं, जो हमारे चौक चौराहे हैं वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ से चेक किया जा सकता है कि उसकी गाड़ी की मूवमेंट क्या है। उसके अलावा जो उसका नंबर है वो चेक किया जा सकता है, मोबाइल चेक किया जा सकता है कि कहाँ कहाँ उसका रब्ता हो रहा है, क्योंकि बहुत से अदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जैसे साहब ने कहा वही है कि पुलिस जो है वो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रही। बहुत शुक्रिया सबरेज साहब, खालिद परवेज, आबिद हुसैन साहब, अनवर आफरीदी साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अफसोस की बात यह है इस पूरी कहानी में कि एक शख्स अपने बूढ़े और बीमार वालिदैन की मदद करने के लिए, उनकी खिदमत करने के लिए बरतानिया को छोड़ के पाकिस्तान आया और यहाँ से आकर वो गायब हो गया। अगर पुलिस का ये मौक़िफ़ ठीक भी है कि वो शख्स खुद ब खुद रूपोश हो गया है, तो पुलिस के पास कोई इस बात का यकीन नहीं है, कोई एविडेंस मौजूद नहीं है पुलिस के पास, पुलिस सिर्फ अंदाजे से ये बात कह रही है,
तो पुलिस को अपनी बात को साबित करने के लिए ज़रूर अमली तौर पर कदम उठाना चाहिए और पुलिस को ये साबित करके देना चाहिए कि हम देखिए ये कह रहे हैं कि खुद रूपोश हुआ है, तो ये हमारे पास सबूत हैं। और यहाँ पर कानूनी माहिरीन की राय यह है कि उस शख्स को प्रोड्यूस करना भी फिर हुकूमत ही की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो जालसाजी कर रहा है। वो खुद को रूपोश होकर गायब करके मुखालफिन के ख़िलाफ़ एक हथकंडे के तौर पर उसने एक चाल चली है, तो ये जालसाजी है। तो ऐसे शख्स को तो फिर पुलिस को ज़रूर पकड़ना चाहिए। तो पुलिस अपना काम हर सूरत, यानी हर 2 सूरतों में पुलिस अपना काम नहीं कर पा रही। और तमाम लोगों का ये ख्याल है, ख़ास तौर पर वो लोग जो मुबैना तौर पर अगवा होने वाले शख्स के रिश्तेदार हैं कि उनको अगवा किया गया, तो उन वालदैन की, बूढ़े वालदैन की तसल्ली करने के लिए पुलिस को ज़रूर अमली तौर पर सबूत पेश करने चाहिए। ये आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।